नमस्कार दोस्तों और स्वागत है आपका 100% इंग्लिश की यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम एक ऐसी ब्रिलियंट और डीपली कंट्रोवर्शियल प्ले के बारे में बात करने वाले हैं जिसने मॉडर्न इंडियन थिएटर को पूरी तरीके से बदल कर रख दिया था। अगर आप एक लिटरेचर के स्टूडेंट हैं तो आपको पता ही होगा कि कोई भी टेक्स्ट एक वैक्यूम में नहीं बनता। आज हम डीप डाइव करेंगे विजय तेंदुलकर की मास्टरपीस घाशीराम कोटवाल में। हम सीधे प्लॉट पर नहीं जाएंगे क्योंकि इस प्ले को प्रॉपरली समझने के लिए हमें इसकी जलेबी जैसे ट्विस्टेड थेरेटिकल टेक्निक्स और हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट को समझना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले लेट्स टॉक अबाउट द रूट्स। इंडिया में ड्रामा के ट्रेडिशंस बहुत पुराने हैं जो डायरेक्ट एंशियंट इंडिया के संस्कृत ड्रामा तक जाती है। आपने एरिस्टोटल की पोएटिक्स के बारे में सुना होगा जो वेस्टर्न ड्रामा को डिफाइन करती है, राइट? इंडिया में हमारे पास भारत मुनि की नाट्य शास्त्र है जो प्रोडक्शन से लेकर मेकअप और एक्टर के आई मूवमेंट्स तक सब कुछ डिटेल में कवर करती है। लेकिन वेस्टर्न और इंडियन क्लासिकल ड्रामा में एक मेजर डिफरेंस है। एरिस्टोटल ट्रेजेडी को हाईएस्ट फॉर्म ऑफ आर्ट मानते थे, पर लेकिन क्लासिकल संस्कृत ड्रामा में ट्रेजेडी स्ट्रिक्टली अलाउ नहीं थी। क्यों? क्योंकि हिंदू वर्ल्ड व्यू के अकॉर्डिंग दुनिया एक माया या फिर इल्यूजन है और डेथ एक फाइनल एंड नहीं बल्कि सोल का हायर फॉर्म में रिलीज होना है। इट्स अ सेलिब्रेशन नॉट अ लिमिट। इसके अलावा इन क्लासिकल प्लेस में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर होता था जिसे हम सूत्रधार कहते हैं, यानी स्टेज मैनेजर। ये कैरेक्टर स्टेज पर आकर रिचुअलिस्टिकली प्ले को इंट्रोड्यूस करता था और कभी-कभी मेन रोल्स भी प्ले करता था। ये डिटेल हमको याद रखना है क्योंकि घाशीराम कोटवाल में तेंदुलकर ने सूत्रधार को एक बहुत ही यूनिक और मॉडर्न तरीके से यूज किया है। जैसे जैसे वक्त बदलता है संस्कृत ड्रामा थोड़ा एक्लिप्स होने लगते हैं क्योंकि उसकी लैंग्वेज बहुत ही ऑर्नेट थी और रूल्स बहुत स्ट्रिक्ट थे। इसके बाद राइज हुआ फोक थिएटर का। फोक थिएटर बहुत ही फ्लेक्सिबल था, ओपन एयर में परफॉर्म होता था और डायरेक्ट आम लोगों की लाइफ को रिफ्लेक्ट करता था। इसमें इम्प्रोवाइजेशन, सॉन्ग्स, डांस और स्लैपस्टिक ह्यूमर का हेवी यूज होता था। अगर हम स्पेसिफिकली महाराष्ट्र की बात करें, जहां से ये प्ले बिलोंग करता है, तो वहां का सबसे पॉपुलर फोक फॉर्म है तमाशा। तमाशा म्यूजिकल्स होते हैं जिसमें रोविंग ट्रूप्स परफॉर्म करते हैं और इसमें सोशल और पॉलिटिकल कमेंट्स देने के लिए एक प्रोज डायलॉग का यूज होता है। और फिर आती है मराठी थिएटर की लेगेसी जो करीब 150 साल पुरानी है। ओवर द इयर्स विष्णुदास भावे से लेकर मावा वारेकर तक मराठी थिएटर हिस्टोरिकल मिथ से हटकर सोशल रियलिज्म और पॉलिटिकल मैसेजेस की तरफ शिफ्ट हुआ है। और इसी इवॉल्विंग ट्रेडिशन के एक मॉडर्न पायनर है हमारे प्लेराइट विजय तेंदुलकर। अब आते हैं हमारे मेन टेक्स्ट पर। विजय तेंदुलकर ने ये प्ले ओरिजिनली 1973 में मराठी में लिखा था। जो वर्जन हम इंग्लिश लिटरेचर में पढ़ते हैं वो जयंत कारवे और अमेरिकन प्रोफेसर एलेनर जिलेट ने ट्रांसलेट किया था। एक टेक्स्ट को उसके कल्चरल कंटेक्स्ट के साथ ट्रांसलेट करना बहुत ज्यादा ट्रिकी होता है। ट्रांसलेटर्स ने मराठी कल्चर के वर्ड्स जैसे सिंदूर और लावनी को वैसे ही रिटेन किया ताकि ओरिजिनल फ्लेवर बना रहे। प्ले की लैंग्वेज बिल्कुल क्रिस्प है, कोई लंबी बोरिंग स्पीचेस नहीं है इसमें, बस क्विक विटी एक्सचेंजेस और तमाशा ट्रेडिशन का एब्यूजिव शार्प लैंग्वेज। और सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट टेक्निक्स। विजय तेंदुलकर ने इस प्ले को कन्वेंशनल 3 एक्ट स्ट्रक्चर में नहीं लिखा है बल्कि ट्रेडिशनल और मॉडर्न थिएटर का एक वाइब्रेंट फ्यूजन क्रिएट किया है। इसमें आपको कन्वेंशनल कर्टेन्स नहीं मिलेंगे, इसकी जगह उन्होंने यूज की एक ह्यूमन वॉल। यस, आपने सही सुना, स्टेज पर 12 ब्राह्मण्स एक लाइन में खड़े होकर एक ह्यूमन वॉल बनाते हैं। जब सीन चेंज करना होता है तो ये लोग घूम जाते हैं और कर्टेन का काम करते हैं। ये लोग एंशियंट ग्रीक ड्रामा के कोरस की तरह गाना गाते हैं, स्वे करते हैं और एक्शंस पर कमेंट भी करते हैं। दूसरी टेक्निक है म्यूजिक और डांस का डीप इंटीग्रेशन। ये प्ले बेसिकली एक संगीत नाटक की तरह एक्ट करता है, लेकिन म्यूजिक यहाँ सिर्फ टाइम पास या एंटरटेनमेंट के लिए नहीं है। डिवोशनल सॉन्ग्स और सेंसुअल लव सॉन्ग्स को एक साथ मिक्स करके तेंदुलकर हमें सोसाइटी की हिपोक्रेसी को दिखाते हैं कि कैसे पावरफुल लोग रिलीजन के पीछे अपने करप्ट एक्शंस को छुपा देते हैं। तेंदुलकर डांस और म्यूजिक हिस्ट्री को डी ग्लैमराइज करते हैं, कैसे पावरफुल फिगर्स को स्टेज पर रिडिकुलस और हॉलो दिखाकर। कुछ क्रिटिक्स इसे ब्रेस्ट के एपिक थिएटर से कंपेयर करते हैं जहां एलिनेशन इफेक्ट का यूज होता है ताकि ऑडियंस इमोशनली अटैच ना हो और क्रिटिकली सोचे। जबकि कुछ लोग इसे एंटोनिन आर्टू के थिएटर ऑफ क्रुएलिटी से लिंक करते हैं क्योंकि इसमें फिजिकल और मेंटल वायलेंस इतनी स्ट्रांगली दिखाई गई है कि ऑडियंस पूरी तरीके से शॉक हो जाती है। तो दोस्तों, ये था घाशीराम कोटवाल का कंप्लीट कंटेक्चुअल एंड टेक्निकल बैकग्राउंड। जब आप समझ जाते हैं कि तेंदुलकर ने किस फ्रेम ऑफ माइंड से और किन थ्रेटिकल टूल्स का यूज करके इस प्ले को डिजाइन किया, तो आगे की स्टोरी और थीम्स बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाते हैं।
तो चलिए अब सीधे प्लॉट और उसके बैकग्राउंड में चलते हैं। आगे बढ़ने से पहले ये जानना ज़रूरी है कि ये प्ले पहली बार दिसंबर 16, 1972 को पुणे में परफॉर्म हुआ था, तो इस पर बहुत ही बड़ा बवाल हो गया था। सिर्फ 19 शो के बाद ही इसको बैन कर दिया गया था। लोगों का कहना था कि प्ले एंटी ब्राह्मण है और इसमें हिस्टोरिकल फिगर्स नाना फडणवीस की इमेज को डिस्टॉर्ट किया गया है। लेकिन 1974 में थिएटर अकेडमी ने डॉक्टर जब्बर पटेल की डायरेक्शन में इसे वापस रिवाइव किया और तब से ये एक मास्टरपीस बन गया। ये कहानी सेट है 18th सेंचुरी के पुणे में, जब वहां पेशवाज का रूल था। पर तेंदुलकर क्लियर करते हैं कि ये स्ट्रिक्टली एक हिस्टोरिकल प्ले नहीं है। ये एक ऐसी सिचुएशन को दर्शाता है जो टाइम और स्पेस से आगे है। करप्शन और पावर पॉलिटिक्स आज भी बिल्कुल वैसे ही है। प्ले का पार्ट वन एक बहुत ही स्पेक्टेकुलर गणपति डांस के साथ शुरू होता है, जिसमें सरस्वती और लक्ष्मी जी भी आते हैं। इसके बाद हमारा सूत्रधार हमें दिखाता है कि कैसे सो कॉल्ड पायस ब्राह्मण्स चुपके चुपके भवन के रेड लाइट एरिया में कॉटसन गुलाबी का डांस देखने जाते हैं। यही हिपोक्रेसी इस प्ले का कोर है। यहाँ हमारी मुलाकात होती है एक आउटसाइडर से, घाशीराम से, जो एक ब्राह्मण है पर लेकिन पूना में नया आया है। एक सीन में पावर ड्रंक चीफ मिनिस्टर नाना फडणवीस डांस करते हुए अपना पैर इंजर कर लेता है। घाशीराम तुरंत अपना बैक ऑफर करता है ताकि नाना उस पर अपना पैर रख सके। इस एक्ट के लिए नाना उसे एक पर्ल नेकलेस देता है, जो गुलाबी, जो कि कोर्टसेन थी, जो डांस कर रही थी, उससे छीन लेती है। घाशीराम की लाइफ तब और खराब हो जाती है जब उस पर चोरी का झूठा इल्जाम लगाया जाता है। एक इंग्लिश साहिब उसकी इनोसेंस टेस्टिफाई करता है, लेकिन फिर भी उसे बुरी तरह पीटकर जेल में डाल दिया जाता है। जेल से निकलने के बाद ह्यूमिलेशन से भरा घाशीराम कसम खाता है कि वो पूना को किंगडम ऑफ पिग्स बना देगा, और उसे ये मौका मिलता है अपनी बेटी की वजह से। ओल्ड नाना की नजर घाशीराम की इनोसेंट और ब्यूटीफुल बेटी ललिता गौरी पर पड़ती है। अपने रिवेंज की आग में अंधा होकर काशीराम अपनी बेटी को नाना को सौंप देता है और बदले में बन जाता है पूना का नया कोतवाल, यानी पुलिस चीफ। लेकिन पार्ट वन के एंड में एक ब्रिलियंट सॉलिलॉकी आती है, जहां नाना अपने सिनिस्टर प्लान रिवील करता है। घाशीराम को लगता है कि उसने सिस्टम को हरा दिया है, पर एक्चुअली नाना उसे एक स्केप गोट की तरह यूज कर रहा है ताकि वो अपने सारे मिसडीड कोतवाल के अकाउंट से कर सके। पार्ट टू शुरू होता है घाशीराम के आतंक से। वो इनोसेंट लोगों को टॉर्चर करता है। एक सीन में एक इनोसेंट ब्राह्मण को कन्फेस करवाने के लिए उसके हाथ के नेल्स निकाल दिए जाते हैं और एक रेड हॉट आयरन बॉल जबरदस्ती उसके हाथ पर रख दी जाती है। जब आदमी दर्द से चिल्ला रहा होता है, पीछे से ब्राह्मण होली हाइम्स गाने लगते हैं ताकि उसकी आवाज को दबाया जा सके। एक बहुत ही पावरफुल कमेंट्री ऑन हाउ रिलीजन कवर क्रुएलिटी। इस बीच नाना 300 गोल्ड कॉइन्स देकर एक बहुत ही यंग लड़की से शादी कर लेता है। घाशीराम की बेटी ललिता गौरी डिस्कार्ड कर दी जाती है और एक मिडवाइफ चंद्रा के घर सीक्रेटली उसकी डेथ हो जाती है। घाशीराम अंदर से टूट जाता है, पर नाना प्रोटोकॉल का डर दिखाकर उसे चुप करा देता है। प्ले का क्लाइमेक्स तब आता है जब कोतवाल के ऑर्डर्स पर 22 ब्राह्मणों को एक छोटे से सेल में लॉक कर दिया जाता है, जहां वो सफोकेट होकर मर जाते हैं। पूना की पब्लिक आउटरेज में आ जाती है और नाना के पास कोतवाल का सिर मांगने पहुंचती है। नाना बिना एक सेकंड सोचे काशीराम के एग्जीक्यूशन पर साइन कर देता है, क्योंकि अब उसका उसके पास कोई काम नहीं बचा था। पब्लिक घाशीराम को बुरी तरह पीटती है और उसे पत्थर मार मार कर मार डालती है। और प्ले के एंड में सबसे डिस्टर्बिंग पार्ट ये है कि एविल नाना बच जाता है। घाशीराम की डेथ सेलिब्रेट करने के लिए 3 दिन के लिए फेस्टिव्स अनाउंस किए जाते हैं और प्ले वैसे ही डिवोशनल सॉन्ग पर एंड होता है जहां से वो शुरू हुआ था। आप सब लिटरेचर स्टूडेंट्स के फाइनल एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से इस प्ले के थीम्स को समझना भी बहुत जरूरी है, तो चलिए फटाफट से उन्हें डिकोड करते हैं। सबसे पहला थीम है इसमें द डायनेमिक्स ऑफ पावर का। घाशीराम को लगता है कि पावर उसके पास है, बट रियल पावर हमेशा स्टेट यानी पेशवा और उसके रिप्रेजेंटेटिव्स नाना फडणवीस के पास होती है। पावर ऑपरेट्स थ्रू हायरार्कीज, और जब पब्लिक का गुस्सा बढ़ता है तो सिस्टम आराम से घाशीराम जैसे अपने एजेंट्स को डिस्कार्ड कर देता है ताकि स्टेटस क्वो मेंटेन रहे। रिलीजन एज एन एलिबाई। तेंदुलकर बार बार लावनीज और अभंगास यानी डिवोशनल सॉन्ग्स और लव सॉन्ग्स को जक्सटापोज करते हैं। ब्राह्मण्स अपने डिब्यूशरी और क्रुएलिटी को रिलीजियस रिचुअल्स के पीछे छुपाते हैं, ये इस चीज को दिखाता है। कास्ट एंड हिपोक्रेसी। प्ले ब्राह्मण्स की हिपोक्रेसी को एक्सपोज करता है। वो अनटचेबल्स को अवॉइड करते हैं, पर पैसे के लिए गोरो यानी व्हाइट मैन के पीछे कुत्तों की तरह घूमते रहते हैं। प्रिविलेज मेरिट से नहीं,
बर्थ से डिफाइन होता है, इस प्ले में हमको ये दिखाया गया है। सेक्सुअलिटी एज़ अ वेपन, प्ले में दिखाया गया है कि कैसे वुमेन को पावर गेम में ऑब्जेक्ट्स और पॉन्स की तरह यूज़ किया जाता है। नाना का माचोइज़्म और सेल्फ इमेज तभी सैटिस्फाई होता है जब वो ललिता गौरी को कंज़्यूम करता है। वॉयलेंस सिर्फ फिजिकल नहीं बल्कि मेंटल क्रूएलिटी भी है। जैसे नाना का काशीराम की बेटी की डेथ पर कोल्ड रिएक्शन। आखिर में लेट्स लुक एट कैरेक्टर आर्क्स। द सूत्रधार, ये सिर्फ एक नरेटर नहीं, ये एक कोहेसिव डिवाइस है जो डिफरेंट सीन्स को बाइंड करता है। ये इंटरलॉक्यूटर बनता है, कोरस लीड करता है और एक्शंस पर आयरॉनिकल कमेंट्स भी देता है। नाना फडणवीस ये हिस्ट्री का आर्म स्ट्रिक्ट रूलर जैसा नहीं है। स्टेज पर ये एक एफिमेट डैंडी कैरेक्टर है जो वॉकिंग स्टिक पकड़ता है और डांस करता है। पर इस प्लेजर लविंग एक्सटीरियर के पीछे एक श्रेड मैनिपुलेटिव पॉलिटिकल आदमी छुपा हुआ है जो लोगों को टिश्यू पेपर की तरह यूज करके फेंक देता है, जैसे इसने घाशीराम के साथ किया था। घाशीराम ये हमारा प्रोटैगनिस्ट है पर बिल्कुल भी ये हीरोइक नहीं है। ये एक अपॉर्चुनिस्ट है जिसने पावर के लिए एक फादर, हस्बैंड और ह्यूमन की रिस्पॉन्सिबिलिटी फेल कर दी। हमारी सिंपैथी तब इसके साथ आती है जब वो आखिर में रियलाइज करता है कि वो सिस्टम का विक्टिम था और बोलता है, आई शुड बी पनिश्ड फॉर द डेथ ऑफ माई डॉटर। द वुमेन, गुलाबी और ललिता गौरी जैसी औरतें स्टेज पर मोस्टली मार्जिनल है। इनके डायलॉग्स ना के बराबर है, पर उनकी ये साइलेंस ही उस टाइम की और परहैप्स आज की भी पेट्रियार्कल सोसाइटी के एटीट्यूड को स्ट्रांगली रिफ्लेक्ट करती है, जहां उन्हें बस प्ले थिंग समझा जाता है। अगर हम इस प्ले को एक्यूरेटली डिकोड करें तो ये सिर्फ 18th सेंचुरी की हिस्ट्री नहीं, तेंदुलकर ने काशीराम कोतवाल को एक लेंस बनाया है ताकि हम आज की सोसाइटी में छुपे करप्शन, पावर हायरार्कीज और वायलेंस को पहचान सके। तो यहाँ पर हमारा ये डिटेल्ड एनालिसिस काशीराम कोतवाल का खत्म हो जाता है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको विजय तेंदुलकर का ये प्ले बड़े अच्छे से क्लियर हो गया होगा। फिर भी आपके कोई भी डाउट्स हैं तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर से पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें और 100% इंग्लिश चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ऐसे इंसाइटफुल वीडियोस के लिए। मिलते हैं फिर अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हैप्पी स्टडिंग एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशंस।